मंगलवार को सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में बसे गांव टेकलगुड़ा, जिसे कि हिड़मा का गांव माना जाता है, हिड़मा का इलाका माना जाता है, उस इलाके में फोर्स ने अपनी घुसपैठ की है। घुसपैठ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बटालियन का इलाका है और यहाँ पर फोर्स का घुसना और कैंप लगाना एक बड़ी उपलब्धि जवानों के लिए मानी जाएगी। उस इलाके में जब फोर्स पहुंची तो उन्हें जो बटालियन की टीम है, जो माओवादियों की सबसे मजबूत टीम है, उन्होंने भी एक बड़ी चुनौती दी और लगातार उन पर लगभग 4 घंटे तक अटैक किया। इसमें 3 जवान शहीद हो गए और 14 जवान घायल हुए हैं। ये पूरी जो घटना है, इस पे कैसे माओवादियों ने अटैक किया, घटनास्थल की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और वहाँ की और भी अलग अलग कहानियाँ सामने आई हैं, उसे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस द टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल मैं घटनास्थल पर इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मैं इस वक्त अंबिकापुर क्षेत्र में हूँ, हसदेव के इलाके में हूँ। हसदेव में भी रिपोर्टिंग करना काफ़ी ज़रूरी थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पर आऊँ। उसी दौरान ये घटना हो गई और हम ग्राउंड पर नहीं जा पाए, तो मुझे लगा हसदेव से ही आपके लिए कुछ वहाँ की जानकारियाँ जो मुझे मिली हैं आप तक पहुँचाऊँ। दरअसल ये जो इलाका है, सबसे पहले आपको बताऊँ कि बीजापुर से जो बासागुड़ा से जगरगुंडा को जोड़ने वाली सड़क है, उसे बनाने की कवायद सरकार कर रही है और ये बीते 5 साल में लगातार सरकार इस कवायद में रही। और इसी दौरान सिलगेर में जो हादसा हुआ जिसमें कुछ ग्रामीणों की जान चली गई कैंप विरोध के दौरान, और वहाँ पर लगातार लगभग 2.5 साल से एक आंदोलन चल रहा है, जिसलिए आप लोगों ने सिलगेर का नाम कई बार सुना होगा, उस पर हमने कई बार रिपोर्ट भी की। लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है तो ये माओवादियों के और अंदरूनी इलाकों में जो उनके मजबूत ठिकाने हैं, वहाँ पर भी अब सरकार घुसने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि सुकमा जिले के सलातोंग और दुलेड़ जैसे इलाके, जिसे बटालियन और कंपनी का इलाका माना जाता है, हिड़मा के मजबूत आधार स्तंभ वाले इलाके माने जाते हैं, वहाँ पर भी कैंप की स्थापना की गई। और अब जो है मंगलवार को सिलगेर से दाईं तरफ अगर आप अंदर जाएंगे पुअर्ती की तरफ, पुअर्ती हिड़मा का गांव है जहां हिड़मा पैदा हुआ, और साथ ही साथ उस गांव से 30 से अधिक की संख्या में हार्डकोर माओवादी निकले हैं, पुअर्ती एक ही गांव से। और यही वजह है कि वहां पहुंच पाना काफ़ी कठिन है और माओवादियों ने उसे अपना सेफ जोन बना कर रखा है। आप विश्वास करें, मैंने भी कई दफ़े कोशिश की कि पुअर्ती जाकर कुछ रिपोर्ट किया जाए, लेकिन मुझे भी पुअर्ती नहीं जाने दिया गया, किसी न किसी कारण से बहाना बनाकर या मुझे अलग अलग तरह से जानकारी देकर जाने से रोक दिया गया। टेकलगुड़ा तक तो मैं गया हूँ। टेकलगुड़ा में हम उस वक्त भी गए हुए थे जब 2021 में यहाँ बड़ी मुठभेड़ हुई थी इसी गांव में, और उस वक्त हालांकि फोर्स एक बड़े ऑपरेशन पर निकली हुई थी और जब वापस लौट रही थी तब बटालियन उसके पीछे लग गई थी काफ़ी पहले से, और उन्होंने टेकलगुड़ा में एक लंबा एम्बुश बनाया था जिसमें उन्होंने फोर्स को फंसाया, जिसमें 22 जवानों की शहादत हुई थी। और ठीक उसी गाँव में अब 2 साल के बाद फिर से अब जवानों ने वहाँ कैंप इस्टेब्लिश करने की मंशा जाहिर की है और वहाँ पे एक टेम्प्रेरी कैंप लगा भी लिया है, अब जिसे वो परमानेंट कैंप बना लेंगे। ये कैंप क्यों बनाया जा रहा है? ये कैंप बनाया जा रहा है, सिलगेर से कोंडापल्ली के बीच एक सड़क बनाई जानी है और ये सड़क जो है कोंडापल्ली से पुअर्ती और टेकलगुड़ा होते हुए सिलगेर तक पहुंचेगी। सिलगेर में उस पार्ट में पहुंचेगी वो सड़क जो जगरगुंडा से बासागुड़ा को जोड़ती है। तो इस पीएमजीएसवाई की सड़क को बनाने से पहले पता है कि माओवादी इसका विरोध जरूर करेंगे, और जब तक सरकार को अंदर घुसने के लिए सड़क की आवश्यकता है और उसके निर्माण के लिए उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है। और यही वजह है कि टेकलगुड़म को सबसे पहले चुना गया कि यहाँ पर सबसे पहले कैंप लगाया जाए। और इन्हें भी पता था कि पहले से अगर जाएंगे तो ग्रामीण उस कैंप का विरोध करेंगे, जिस तरह से सिलगेर के क्षेत्र में लगातार कैंप का विरोध हो रहा है। सड़क पे जब इतना विरोध हो रहा है तो वो तो अंदरूनी इलाका है, वहाँ पर विरोध ज़्यादा झेलना पड़ेगा। और यही वजह है कि जवान जो है वो सुबह सडनली सारी तैयारियां करके और पूरी प्लानिंग के साथ मौके पर पहुँचे और उन्होंने अपना कैंप लगाने की शुरुआत कर दी। वहाँ पे जो फेंसिंग वायर है वो लगाना शुरू कर दिया, छोटे छोटे टेंट लगाने लगे ताकि वो अपनी रात वहाँ पे बिता सकें। सुरक्षा को लेकर उन्होंने मोर्चा बनाना तैयार कर दिया। लेकिन कई जगह से खबरें ये भी आ रही थी कि जैसे जवानों के वहाँ पहुँचने की सूचना माओवादियों तक पहले पहुँच गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बटालियन का इतना मजबूत इलाका है और वहाँ पर देवा जो कि अभी बटालियन के कमांडर हैं, जिनका अभी 2022 में उन्हें दरभा डीवीसी से बटालियन का कमांडर बना दिया गया है, जो पहले हिड़मा हुआ करते थे। वो देवा के हाथ में वो पूरी कमांड है और देवा उस वक्त वहाँ उसी इलाके में मौजूद था।
जैसे ही उन्हें पता चला कि फोर्स अचानक पहुंचकर वहां पर एक बड़ा कैंप लगाने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह से पहले दुलेड़ और सलातुम के इलाके में भी सुरक्षा बलों के पहले कैंप लगा दिए गए, उसे देखते हुए इस कैंप को भी अंदर घुसाया जा रहा है। तो तत्काल 1-1.5 घंटे में आनन फानन में माओवादियों ने एक तैयारी की, और एक ड्रोन का वीडियो भी इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सामने आया। इसमें भी आप देख सकते हैं कि माओवादी लगातार बहुत स्पीड से उन्होंने अपनी पूरी रणनीति तैयार की, और लगभग 3 तरीके से इन्हें घेर लिया गया। बताया जा रहा है कि लगभग 4 घंटे तक जवानों के साथ लगातार मुठभेड़ होती रही, और ऐसा नहीं है कि एक ही टीम थी। इसमें जो नए भर्ती हुए लड़ाके हैं, जिसमें देवा की टीम के साथ और दूसरी टीम भी थी, उन सभी को एक साथ नहीं उतारा गया। बताते हैं कि 50-60 की संख्या में लगातार रिप्लेस होते जा रहे थे माओवादी, और वो लेकिन जवानों के साथ 4 घंटे तक लगातार मुठभेड़ कर रहे थे। 1000 से ज़्यादा की संख्या में बीजीएल दागे गए हैं। बीजीएल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसमें से कई बीजीएल तो फटे भी नहीं। आपको याद होगा, इसके पहले भी ये तस्वीर हमने आपको धर्मावरम के इलाके में दिखाई थी। बीजापुर के ही धर्मावरम इलाके में जो कैंप है, उस पर माओवादियों ने उस समय भी 4 घंटे तक रात में आकर अटैक किया था। तब भी 1000 से अधिक की संख्या में उन्होंने बीजीएल दागे थे, जिसमें लगभग 300-400 की संख्या में बीजीएल फटे ही नहीं थे। आज भी जब हमारे कुछ पत्रकार साथी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने तस्वीर हमें उपलब्ध करवाई है, तो दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौके पे बीजीएल पड़े हुए हैं घटनास्थल पर। बहुत सारे बीजीएल फटे ही नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे बीजीएल विस्फोट भी हुए हैं, जिस वजह से ही 14 जवान घायल हुए हैं। हालांकि 14 जवान घायल होने का आंकड़ा पुलिस का है। ग्रामीणों से हमारे कुछ साथियों ने बातचीत की थी, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि 14 से ज़्यादा की संख्या में जवान घायल भी हुए हैं। 3 जवान इसमें कोबरा और सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं, और पुलिस का दावा है कि इसमें 6 माओवादी मारे गए हैं, और कई बड़ी संख्या में माओवादी घायल भी हुए हैं। हालांकि अब तक पुलिस माओवादियों की तरफ से कोई प्रेस नोट आया नहीं है। अमूमन देखा जाता है धर्मावरम में जिस तरह से माओवादियों ने अटैक किया था, अटैक करने के बाद उसमें उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी थी प्रेस नोट के माध्यम से कि उनके पीएलजीए के 3 साथी मारे गए हैं। लेकिन इसमें केवल पुलिस ने दावा किया है। पुलिस के हाथ किसी भी मारे गए माओवादी का शव नहीं लगा है, ना ही किसी घायल माओवादियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, और ना ही माओवादियों के द्वारा कोई पत्र अभी तक जारी किया गया है कि उन्हें इस घटना में कितना नुकसान हुआ है। लेकिन पुलिस और उनके जो विश्वस्त सूत्र हैं, जो उनके गोपनीय सूत्र हैं, उसके आधार पर वो दावा कर रही है कि 6 माओवादी मारे गए हैं। पुलिस ने ये भी दावा किया है कि एक जवान ने अपनी मौत से पहले अपने अधिकारियों को इस बात की पुष्टि की कि उसने खुद 2 माओवादियों को मार गिराया था इस घटना के दौरान। 4 घंटे तक चली मुठभेड़, वहाँ पर टेम्परेरी तौर पर कैंप लगा लिया गया है, और अब मंशा ये है कि आगे पुअर्ती की तरफ बढ़ा जाएगा। पुअर्ती वो इलाका जिसे भेदना बहुत कठिन चुनौती मानी जाती थी, लेकिन अब पुअर्ती के ठीक बगल में एक कैंप लग जाने से जवानों का जो उत्साह है, जो हिम्मत है, वो काफ़ी बढ़ गई होगी। लेकिन माओवादियों के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि उनके गढ़ में जवान इस तरह से कैंप लगा लिए हैं। अब आने वाला समय देखना होगा कि माओवादी इसका क्या पलटवार करते हैं, क्योंकि जब कल जैसे ही जवान वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने तत्काल कैंप लगाने की शुरुआत की, और ऐसे में तत्काल माओवादियों ने प्लान करके वहाँ पर जब इतना बड़ा अटैक किया, तो पुअर्ती को लेकर वो भी चिंतित होंगे, और जवानों के लिए भी ये बड़ी चुनौती होगी। इसी बीच एक और तस्वीर कल निकल कर सामने आई। कल दंतेवाड़ा से एक फोर्स की बड़ी टीम जो है नदी पार करके, उस परी को पार करके अबूझमाड़ की तरफ घुसी हुई थी, जिसमें वो उस इलाके में गई हुई थी ताकीलोड़ और उसके और आगे की तरफ में, जहां उन्होंने 3 एक साथ बने हुए माओवादियों के स्मारक को तोड़ा भी, और साथ ही साथ स्मारक को तोड़ने के साथ वहां पर एक बहुत चौंकाने वाली चीज़ उन्होंने दिखाई जवानों ने तस्वीर के माध्यम से, जिसमें सबसे खास बात ये थी कि ये सुरंग बनाया हुआ है माओवादियों के द्वारा। और इस सुरंग की सबसे खास बात यह है कि इसे इतने बेहतरीन तरीके से माओवादियों ने बनाया है, जिसमें देखकर लगता है कि अगर उन पर कोई बड़ा अटैक होगा तो माओवादी उसमें आसानी से छुप सकते हैं। जिस तरह से लगातार 4 से 5 बार बस्तर के अंदरूनी इलाकों में हवाई हमले किए जा रहे हैं, और इसका आरोप माओवादियों ने भी लगाया। हमने भी इसमें ग्राउंड रिपोर्ट किया था, हमें भी लगा कि वाकई में ड्रोन से या हेलीकॉप्टर से कुछ अटैक उस इलाके में किए गए हैं, बम गिराया गया है। तो ऐसे बम आने वाले समय और अगर बढ़ाए जाएंगे तो उससे बचने के लिए माओवादियों ने एक नई तरकीब ईजाद की है, और उन्होंने अंडरग्राउंड ये सुरंग जो हमास में हो रहे युद्ध के
तर्ज पे इसी तरह वहाँ पे जिस तरह से कई तस्वीरें आपने देखी होंगी सुरंग की, उसी तरह की एक मजबूत सुरंग इन्होंने बना रखी है। हालांकि ये सुरंग तो जवानों ने ढूंढ निकाला है, लेकिन और भी इलाकों में ऐसे कितने सुरंग माओवादियों ने बनाए हैं इसकी जानकारी अब तक फोर्स को नहीं है, ना ही उनके इंटेलिजेंस को है। यह सुरंग हर किसी को चौंका रही है और ये सुरंग माओवादियों के नए पैंतरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। आने वाला समय बस्तर में एक भीषण युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार ने दावा किया है कि वो चुटकियों में माओवाद को समाप्त कर देगी, लेकिन माओवादी वो भी लगातार इस ताक पर हैं कि वो फोर्स को लगातार चुनौती देते रहेंगे और वो भी हार मानने के मूड में नहीं है। इसी बीच गृह मंत्री ने भी ये बयान दिया था कि अगर माओवादी बातचीत को तैयार हैं तो सरकार भी उनसे बातचीत कर सकती है। अगर वो सामने नहीं आ सकते तो वो वीडियो कॉल के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। ये पूरी मुठभेड़ को लेकर जो जानकारी थी, मुझे लगा अपने दर्शकों को इसे देनी चाहिए, और इस मुठभेड़ की सबसे खास बात क्या है वो भी आपको बताना चाहिए कि कैसे 1000 से ज़्यादा की संख्या में बीजीएल मारा गया, कैसे वहाँ पर घटना स्थल पर बीजीएल अभी भी पड़े हैं। वहाँ पे कैंप लगाना क्यों चुनौती है और इस कैंप को लगाने के बाद अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है, इन सारे मुद्दों पर बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।